हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं इस चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है जहां पे मैं वो सारी स्लाइड्स शेयर कर देता हूं जो कि मैं यूज करता हूं इन वीडियोस को बनाने में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब देखिए, जो हमारा सेक्शन 15 है वो बात करता है उन फैक्ट्स के बारे में जो फैक्ट्स हमको कोई भी एक्ट एक्सीडेंटली हुआ था या इंटेंशनली किया गया था, इसको फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दोज फैक्ट्स which help us figure out whether a particular act was intentional or accidental become relevant under section 15 of the act। ठीक है, कोई भी एक्ट एक्सीडेंटल है या कोई भी एक्ट इंटेंशनल है, जब हमको या कोर्ट को यह पता लगाना होता है तो कोर्ट क्या करती है, उन फैक्ट्स के बारे में जानकारी देती है, उन फैक्ट्स को रेलेवेंट मानती है जो कि इनके बीच का डिफरेंस बता पाते हैं। वो रेलेवेंट कब होते हैं? सेक्शन 15 में जाके रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका एक केस था मार्किन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स। इसमें क्या हुआ था कि एक कपल, ठीक है, दे वर अक्यूज्ड ऑफ किलिंग अ चाइल्ड एंड देन burying him in their backyard. Now they defended by saying that the child had died of natural consequences. Now, to overthrow their defense, evidence was offered of the fact that on earlier occasions also they had adopted babies, and in each case the baby was found buried in the respective houses which they occupied from time to time। कहने का ये मतलब है कि उनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया था कि उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक है, फिर उसको मार दिया और मार के उन्होंने अपने पीछे बैकयार्ड में उसको गाड़ दिया था। अब जो हस्बैंड एंड वाइफ थे वो तो ये कह रहे थे कि ये बच्चा जो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से मरा था। अब इसको ओवरथ्रो करने के लिए एविडेंस ऑफर किया गया इस फैक्ट का कि ऐसा इन्होंने पहले भी किया है, पहले भी कई ओकेजन्स पे इन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया और उसके बाद उन्होंने जिस घर में वो पहले रह रहे थे उन घरों में, ठीक है, उस बच्चे को अपने बैकयार्ड में दफना दिया गया। ऐसा उन्होंने कई बार करा हुआ था कई जगहों पे। तो ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस ये बताता है कि ये जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं मरा था, ठीक है, वो गलती से नहीं मरा था, ये इन लोगों की हैबिट है, ये लोग यही करते हैं। एंड हेंस द एक्ट व्हिच वाज डन दैट वाज इंटेंशनल। कैसा था? इंटेंशनल था। एक और केस था, ठीक है, अ पर्सन हैड ड्राउन्ड हिज वाइफ इन बाथटब। In order to show it was intentional, evidence was offered of the fact that he had married 2 times earlier under the similar circumstances and both of the previous wives had died by drowning in the bathtub only। ठीक, क्या हुआ था कि एक आदमी के ऊपर आरोप लगा था कि उसने अपनी बीवी को बाथटब में डुबो के मार दिया। अब वो ये कह रहा था कि एक्सीडेंटल था, तो यहां पे इस बात का एविडेंस दिया गया कि ऐसा वो पहले भी 2 बार कर चुका है, उसकी 2 और शादियां पहले हुई थी, ठीक है, और उन दोनों बीवियों की मृत्यु जो है वो बाथटब में डूब कर ही हुई थी। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो मौत थी ये एक्सीडेंटल नहीं थी, ये क्या थी? इंटेंशनल थी। क्या थी? इंटेंशनल थी। अब हमने जो सेक्शन 14 पढ़ा था इसके पहले, ठीक है, तो सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट डेल्ट विद ऑल द केसेस वेयर मेंटल स्टेट ऑफ द बॉडी वाज इन्वॉल्व्ड, बट सेक्शन 15 डील्स विद ओनली दोस केसेस वेयर वी हैव टू फिगर आउट द एक्ट व्हिच वाज डन वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। हमने जो सेक्शन 14 पढ़ा था उसमें क्या था? स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई थी। वो स्टेट ऑफ माइंड कैसी भी हो सकती है, वो सारे स्टेट ऑफ माइंड की बात बता रहा था, ठीक है, कि हर तरीके का फैक्ट उसमें, हर तरीके का फैक्ट रेलेवेंट होगा। लेकिन जो सेक्शन 15 है हमारा, ठीक है, उसमें केवल एक ही तरीके का फैक्ट रेलेवेंट होगा जो कि हमको ये बताएगा कि पर्टिकुलर जो एक्ट था वो इंसिडेंटल था या फिर एक्सीडेंटल था, मतलब इंटेंशनल था या फिर एक्सीडेंटल था। ठीक है, तो सेक्शन 14 और 15 के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया और सेक्शन 15 क्या कहता है ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब जो सेक्शन 16 है, ठीक है, वो कहता है कि जो भी एक जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट किए जाने चाहिए वो कोर्ट पहले से प्रिज्यूम करके चलता है कि वो तो सारे एक्ट किए ही गए होंगे। ठीक है, इफ एन एक्ट हैज बीन डन इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस द लॉ अंडर सेक्शन 16 draws a presumption that the act must have been done। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन whether a particular letter was dispatched, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर लेटर जो है वो भेजा गया या नहीं भेजा गया। द फैक्ट दैट इट वाज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर्स टू बी पुट ऑन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट
एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि ये फैक्ट कि जितने भी लेटर्स पोस्ट किए जाने होते थे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो एक जगह पे रखे गए थे और वो पर्टिकुलर लेटर भी उस जगह पे रखा गया था। तो इसका ये मतलब है कि वो लेटर जो है वो डिस्पैच किया गया होगा, इसको हमने प्रिज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रिजम्पशन, ये जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो कहां रिलेवेंट होते हैं, जाके सेक्शन 16 में रिलेवेंट होते हैं। नाउ this presumption in favor of existence of things shown to have been done in the course of business is further fortified by illustration F to the section 114, which says that the court may presume that the common people adhere to their routine of business and officials to the routine of ऑफिस। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि ये प्रिजम्पशन जो है इसको ज्यादा फोर्टिफिकेशन कहां से मिलता है, इलस्ट्रेशन एफ से मिलता है सेक्शन 114 के, जो कि कहता है कि जो नॉर्मली लोग काम करते हैं रेगुलरली कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो एक पैटर्न होता है, उसी पे काम करते हैं। ठीक है, और उस पैटर्न को हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। एक हमारे पास रीजन है कि हम उसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि किसी भी काम करने का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। ठीक है, नाउ जो प्रिजम्पशन है यहाँ पे वो ऑफ कोर्स रिबटेबल है। ठीक है, और पार्टी जिस पार्टी के अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन यूज किया गया है वो उसको डिनाई कर सकती है और उसको गलत भी प्रूव कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 16 क्या बात करता है हमारा, वो उन एक्ट्स की बात करता है जो कि जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए होते हैं और उनको कोर्ट पहले से मान के चलता है, वो प्रिज्यूम कर लेता है कि वो एक्ट जो किए गए ही होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है। हमने आज सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को पढ़ लिया, सेक्शन 15 और सेक्शन 14 के थोड़े से डिफरेंस को भी हमने देख लिया। अब जब अगली बार मिलेंगे तो हम बात करेंगे एडमिशंस की। ठीक है, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको अगर लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, आपको आर्टिकल्स पढ़ने हो या फिर आपको जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखना हो, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो डाउनलोड लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बार जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।